मतलब फील्ड लाइन और जो सरफेस है दोनों क्या है 90 डिग्री पे है। हेलो स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मैम आपने टॉपिक का नाम तो सही लिखा है ना, क्योंकि एरिया को अभी तक तो हम जान रहे थे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर कैसे हो गई? गुड क्वेश्चन। व्हाई वी आर टेकिंग एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी? आज का हमारा यही टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आप बात समझिए कि हम अभी इस चैप्टर में क्या स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और भी आगे जो चैप्टर आएंगे उसमें पढ़ोगे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कई सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो एरिया लेना है, एरिया का कैसे लेना है, किस वे में एरिया रखा गया है। एरिया जो कोई भी सरफेस हम अज्यूम करेंगे, उस सरफेस का ओरिएंटेशन कैसा है, वो पैरेलल रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है, या किसी एंगल पर रखा गया है, तो वो ओरिएंटेशन मैटर करेगा हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब जब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तब तब हमें क्या देखना होगा कि एरिया जो हमारी वो रखी गई है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। उसी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एरिया को एरिया वेक्टर अज्यूम कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाए ये कि हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे। अभी आगे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो उसमें जो डेरिवेशंस करेंगे तो उसमें एरिया मैटर करेगा, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो जो भी कैलकुलेशन करें वो हमारे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है, सिंपल हो जाए। इसीलिए हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम कर रहे हैं। ओके, जैसे किसी भी सरफेस का हमें एरिया बताना हो, सिंपल सा एक सरफेस हमने ले लिया, ठीक है, ये हो गया, इसका एरिया क्या हो गया, ए हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। लेकिन हमें एरिया वेक्टर बताना होगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। अब वेक्टर है तो एरिया पे क्या लगाएंगे, हम वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए, ये हो गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा कैसी होगी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। इसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर या यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसी में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एन कैप। तो ये जो हमें मिल रहा है ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा जो भी आप सरफेस लेंगे उस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। अब जैसे इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर बताना है तो क्या होगा इसमें, अब इसकी लेंथ हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लेंथ इसका ले लिया, क्या है, लेंथ हो गया वो हमारे पास एल हो गया, ठीक है। और इसकी जो विड्थ हो गई वो क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। हमने लेंथ ले लिया और विड्थ हो गई, ठीक है। अब एरिया कैसे लिखते हैं, एरिया इक्वल लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। ये तो हो गया एरिया। लेकिन अब साथ में हमें क्या बताना होगा, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे, डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब कैसा भी हो सकता है, जैसे ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस नहीं है, एक ऐसा सरफेस है ओपन है, तो डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगी। तो क्या ये वाली पीछे वाली डायरेक्शन नहीं, ये भी होगी। मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, चाहे आप इस तरह से डायरेक्शन लो, चाहे आप इस तरह से डायरेक्शन लो, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए बस। ये किसके लिए है, ये ओपन सरफेस के लिए, ठीक है। तो जो डायरेक्शन हमेशा होगी वो कैसी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, अगर जैसे हमने अज्यूम कर लिया हमारे पास ये है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस जो हमारे पास जेड है, जेड और एक्स में यहाँ पर एक एरिया दिया गया है, ठीक है, एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है, ए। अब हमें बताना है कि जो एरिया वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो कैसे बताओगे, हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन तो ये हो गई जो कि किस तरफ जा रही है, वाई की तरफ। एक डायरेक्शन ये हो गई जो कि किस तरफ जा रही है, नेगेटिव वाई की तरफ जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन भी लिख दें, जैसे यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, आई कैप इधर क्या होगा, जे कैप इधर क्या होगा, के कैप। तो अगर हमें इसका एरिया लिखना हो, लेंथ ये एल हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो हमने एरिया क्या लिखा, एल इंटू बी, ये मिला। इस डायरेक्शन में अगर हम लिख रहे हैं, अब साथ में हमें क्या बताना है, एरिया वेक्टर भी बताना है। तो एल इंटू बी तो क्या, साथ में हमें क्या बताना होगा, डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर भी बताना होगा। तो हम नॉर्मल वेक्टर जो हमारे पास है या यूनिट वेक्टर जो है वो क्या है, वो जे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जे कैप। अब ऐसे ही ये तो पॉसिबल है, लेकिन दूसरा क्या पॉसिबल नहीं है, दूसरा डायरेक्शन भी पॉसिबल है जो कि आपका क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एल इंटू बी तो आप लिख ही रहे हो, साथ में इसके जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस जे कैप। तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए है ये, ओपन सरफेस पे। जो हम अभी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब क्या, क्लोज सरफेस अगर हमने कोई ले लिया, क्लोज सरफेस का मतलब हुआ कोई क्यूब ले लिया, ठीक है, कोई, या हम सिलेंड्रिकल बॉडी ले सकते हैं, तो उसमें हम इसका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? तो उसमें जैसे हमने कोई, चलो यहाँ पे क्यूब अज्यूम किया, ठीक है, ये हमारे पास है, ये क्यूब, ठीक। अब इसमें अगर हमें इस फेस का एरिया बताना है इसका, तो हमेशा क्या लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका बताना हो अभी भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका बताना हो तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इधर इस फेस का बताना हो तो वो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं इनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर कभी भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी हमेशा 3D, जो जितने भी 3D बॉडी होंगी उनके लिए क्या होगा, हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। और जो 2D बॉडी है उसमें डायरेक्शन हम दोनों ले सकते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों ही ले सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल है। लेकिन वहां पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर अगर जे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमें देखनी होगी, लेकिन दोनों ही करेक्ट होगा, ठीक है, दोनों ही केस करेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला करेक्ट है और ये करेक्ट नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। तो इसमें हम दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं, क्या है, अब आपका आउटवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमेशा हम इनवर्ड डायरेक्शन को नहीं लेंगे, अंदर की जाते तरफ वाली डायरेक्शन नहीं लेंगे, हमेशा कैसे लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेंगे। जैसे मैंने कोई सिलेंडर यहाँ पे बना दिया, ठीक है, अब इसका एरिया बताना है, एरिया वेक्टर, तो क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर बताना है तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। यहाँ पर बताना है तो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एरिया वेक्टर हमें कैसा लेना है, 3D के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना है। और अगर ओपन सरफेस है तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, एक हमारा अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दोनों पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना होगा, उसके साइन का ध्यान रखना होगा। अब एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। एन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the area of the surface and direction is perpendicular to the surface. Okay, an area vector is a vector quantity whose magnitude is equal to the area of the surface and direction is perpendicular to the surface. Okay, so for 2D, 2D के लिए हम लिखते हैं, हमारे पास एक सरफेस हो गया, क्या है ये, ए है, ठीक है, इसका एरिया कितना है, ए है। तो डायरेक्शन इसका क्या हो सकता है, एरिया वेक्टर का, वो हो सकता है ए एन के, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया ये। और दूसरा डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकता है। वो क्या हो गया, सर ए इक्वल ए एन कैप, ठीक है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। अब 2D के लिए लिखते हैं। फॉर 3D, तो यहाँ पे हमने सरफेस बना दिया, ये क्या हो गया, क्यूब। तो यहाँ पर हमेशा हम क्या डायरेक्शन लेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे। जैसे यहाँ पे बात की, ये हो गया वेक्टर ए इक्वल ए एन कैप, वेक्टर ए इक्वल ए एन कैप, और ये भी क्या हो गया, एन कैप, ये भी क्या हो गया, एन कैप, ठीक है। हमेशा कैसी डायरेक्शन लेना है, हमें आउटवर्ड डायरेक्शन लेना है। ओके, तो जो हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, वेक्टर ए इक्वल ए एन कैप, यहाँ पर ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, एंड एन कैप क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, या इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर।
तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या ले रहे हैं जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर एक एरिया गिवन है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ पर एरिया का वो क्या लिख रहे हैं 5 मीटर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर स्क्वायर। और अब हमें बताना है एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड एक हो गया, दूसरा क्या हो गया डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल 5। अब यहाँ पे जेड है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे के कैप, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं -5 के कैप। तो दोनों ही हमारे पास जो एरिया वेक्टर है ये पॉसिबल है, उनकी डायरेक्शन, एक अपवर्ड भी पॉसिबल है, एक क्या है डाउनवर्ड भी पॉसिबल है। अब के कैप यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ओके, एरिया वेक्टर की स्टडी करने के बाद हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि मतलब जितनी फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से पास हो रही होंगी उन्हीं के नंबर को काउंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे हमारे पास एक सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस है, इससे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर कितनी पास हो रही है, ये होगी हमारी फील्ड लाइन, कितनी हो गई एक, तो एक फील्ड लाइन पास हो रही है, जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। अगर मैंने दो फील्ड लाइन ले लिया, ठीक है, दो फील्ड लाइन ले ली और परपेंडिकुलर इससे पास हो रही है तो कितने फ्लक्स हो गया 2 हो गया, क्योंकि फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है 2 पास हो रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं हम, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन passing perpendicular to the plane surface is called electric flux। अब क्वेश्चन आता है कि हमेशा हम परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अब ये हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रेन है वो फॉल हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने प्लेन सरफेस को कुछ ऐसे रखा है और रेन जो है वो ऊपर से ऐसे गिर रही है तो क्या होगा, मैक्सिमम रेन इससे पास होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया सरफेस, अभी रेन कैसे पास हो रही है, वो तो ऊपर से ही ऐसे ही गिर रही होंगी, लेकिन क्या ज्यादा से ज्यादा रेन इससे पास हो पा रही, नहीं, गिरेंगी तो सरफेस से लेकिन ऐसे स्लाइड होकर नीचे चली जा रही है, ठीक है। इससे ज्यादा से ज्यादा कौन सी पास हो रही होंगी, जब हम प्लेन कुछ ऐसा रख रहे हैं, मतलब हम प्लेन को कैसा रख रहे हैं, हमेशा इसके जो रेन है उससे कैसे रख रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख रहे हैं। तो अगर जब हम सरफेस को जो फील्ड लाइन के हमेशा कैसे रखते हैं, किस डायरेक्शन में रखते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखते हैं, तो मैक्सिमम फील्ड लाइन वहां पे पास होंगी। जैसे मैंने एक सरफेस यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ओके। अब ये जो सरफेस है, अब इससे फील्ड लाइन कैसे पास हो रही है, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। ये सरफेस हमारे पास हो गया, कुछ ऐसा सरफेस हमने रखा है, वैसे फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो रही है। एक फील्ड लाइन पास हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया 1 हो गया। दो फील्ड लाइन पास करा कितना हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 पास करा कितना हो गया 3 हो गया। तो जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इन्हीं को काउंट करते हैं, वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अभी तक क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर पास हो रही थी, ये हो गया हमारे पास ये सरफेस, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया वेक्टर लिखें तो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन क्या हो गई एरिया वेक्टर की, ये हो गई, और फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो गई। अभी दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो हमारी कुछ ऐसी फील्ड लाइन जा रही है, ये डायरेक्शन हो गई फील्ड लाइंस की, ठीक है। अब इसमें हमने ले लिया एरिया, एरिया की डायरेक्शन अभी भी क्या है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर रख रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से इसकी बात करें कि एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसके हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में रख रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। लेकिन फील्ड की डायरेक्शन आप देखो तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही है, डायरेक्शन कुछ ना कुछ इस जो एरिया वेक्टर उससे एंगल बनाते हुए जा रही है। तो हमारी जो ये फील्ड है वो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रही है, जैसे एक फील्ड यहाँ से मैं ले रही हूँ, डायरेक्शन ये है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, वो थीटा एंगल हमने अज्यूम किया, ठीक है। तो अब देखो हमें कैसे लेना है, हमें
ऐसा लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि क्या हो, एरिया वेक्टर के हमेशा नॉर्मल हो। ठीक है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है ये, और हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन वो कैसे, किसी एंगल पर है। तो अगर फील्ड किसी एंगल पर रखा है, किसी एंगल से पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसके दो फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो अब दो फैक्टर करेंगे, परपेंडिकुलर फैक्टर हो गया, एक क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फैक्टर। तो यहाँ पे जो थीटा से लगा हुआ लाइन है उसमें क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा हो गया, और ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, ई साइन थीटा हो गया। तो हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, ठीक है, कैसा हो, परपेंडिकुलर। अभी हमने बात की कि जितना परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइन पास होंगी उन्हीं को ही काउंट करें, क्योंकि वही एक्चुअल में वही पास होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हमने समझा कि रेन फॉल हो रही है, कैसे फॉल हो रही है, वो हमने एग्जाम्पल समझा। ठीक है, तो जब जो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस पास होंगी एक्चुअल में वही पास हो रही होंगी, तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे केस कैसा था कि जो हमारे पास एरिया वेक्टर है और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो क्या पैरेलल है, मतलब दोनों ही इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे क्या केस लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे पास हो रही है, वो किसी एंगल पर पास हो रही है। जो हम एरिया वेक्टर हमने यहाँ पे दिखाया डायरेक्शन, उसे किसी एंगल पर थी, तो हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, हमें यही डायरेक्शन जो जो कि क्या हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो वही हम लेंगे। कौन सी ले रहे हैं, हम ई कॉस थीटा को मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हम कौन सी ले रहे हैं यहाँ पे, ई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, फाई ई से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये फाई क्या होगा, फ्लक्स होगा, और ये ई से क्या होगा, इलेक्ट्रिक होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल क्या लिखेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, हमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका टोटल एरिया हमारे पास क्या हो गया, ये। ठीक है, और साथ में हम क्या ले रहे हैं, ई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हुआ। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट ए, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला किसके लिए था, अभी जो हमने सरफेस कैसा लिया, सरफेस प्लेन सरफेस लिया। अब जो एंगल होगा वो भी, ये जो सरफेस हमने लिया कैसा है, ये प्लेन है, और जो ये एंगल है वो भी चेंज नहीं हो रहा, एंगल भी क्या है, फिक्स है, थीटा क्या है यहाँ पर, फिक्स है। और जो फील्ड लाइन है ई, वो भी कैसी है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, उस केस के लिए हमने ये लिया। अब अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास जो सरफेस एरिया वो कैसा, कुछ ऐसा, मतलब कर्व सरफेस भी हो सकता है, या रफ सरफेस, कोई सा भी रैंडम, प्लेन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। छोटा सा एक हम एरिया वेक्टर ले लेते हैं, छोटा सा एरिया हो गया ये डी ए। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जो भी डायरेक्शन आप देखना चाहो उसके परपेंडिकुलर ये हमें रखना है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, डी ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके इससे जितना फ्लक्स पास हो रहा है वो फाइंड करेंगे। देन हम इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो टोटल फ्लक्स इस एरिया से कितना पास हो रहा होगा वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला इसके लिए, अब हमारे पास जो सरफेस है, सरफेस कैसा हो जाएगा, सरफेस कोई भी इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, और थीटा है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अलग अलग पॉइंट्स के साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है, और या तो फिर ऐसा हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म ना हो, कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन भी दिखा दें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बन रहा है, वो थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिला था, ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, फाई इक्वल, यहाँ पर मिलेगा ई डी ए कॉस थीटा, इसको भी हम डी फाई, पहले हम किसके लिए लिख रहे हैं, स्मॉल एरिया के लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डी फाई इक्वल ई डॉट डी, ये हो गया। या अगर हम इसी के लिए क्या लिख रहे हैं, टोटल क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स मिलेगा फाई इक्वल, इसी का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, हो गया ई डी ए कॉस थीटा, या हम लिख सकते हैं फाई इक्वल
ई डॉट डी ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको आप ऐसा बनाओ जिसका मतलब क्या हो, क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसा हो कि थीटा हमारे पास जो मिल रहा है वो थीटा कैसा हो जाए, वो 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का है। तो हम ये बोल रहे हैं कि थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ ऐसी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब इसमें हमने रखा है एक प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस रखा है जिसका अब जिसका जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर ही, मतलब जो ये हमारे पास सरफेस है, अगर हम सरफेस की बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसका सरफेस, चलो एरिया कितना ए, वो क्या है, वो पैरेलल। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है ये कैसा है, ये परपेंडिकुलर। अब बात समझ रहे हो कि नहीं, ये जो प्लेन रखा गया है ये प्लेन कैसे रखा गया है, ऐसा रखा गया है, और फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है। ठीक है, अब फील्ड की डायरेक्शन ये और जो सरफेस एरिया ये दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल है। ठीक है, अब इसी का हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एरिया वेक्टर के, एरिया वेक्टर तो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स कितना मिलेगा, फाई इक्वल ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कोई फ्लक्स क्या पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है। भाई आपने देखा सरफेस हमारे पास कैसा है, सरफेस ऐसा सरफेस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी पास हो रही है, ऐसे जा रही है। तो कोई फील्ड लाइन पास थोड़ी ना हो रही है ऐसे, ये तो ऊपर ऊपर जैसे निकल जा रही है ना। कि अगर जब हम किसी सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके पैरेलल रखते हैं तो कोई भी फ्लक्स उससे पास नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वेक्टर है उसके बीच में एंगल कितना हो, 90 अगर बन रहा हो तो कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नो फ्लक्स, कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये केस ले लें कि थीटा हम क्या ले लें, यहाँ पर 0 ले लें, थीटा एंगल 0, मतलब एरिया वेक्टर और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल कैसा बन रहा हो, 0 बन रहा हो। तो अब देखिए इसके लिए कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सरफेस लिया ऐसा, तो इसकी जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। अब आप देखो मैंने इस बार सरफेस कैसा लिया है, इस बार सरफेस इस बोर्ड के ऐसे लिया, परपेंडिकुलर लिया। ठीक है, तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर देखो इसके परपेंडिकुलर, मतलब फील्ड लाइन और जो सरफेस है दोनों क्या है, 90 डिग्री पे है। आप समझो कि जो फील्ड लाइन है और जो एरिया हमने लिया था वो कैसे है, वो परपेंडिकुलर है इस बार। लेकिन अब जब हमने सरफेस एरिया कुछ ऐसा लिया है तो जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी। तो यही फील्ड की भी डायरेक्शन है, यही एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन, तो दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ये और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल है। भाई तभी तो यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है। तो जो थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो 0 मिलेगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फाई इक्वल ई ए कॉस 0। कॉस 0 को वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाई इक्वल क्या मिला, ई ए। इससे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। ठीक है, इसमें तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। ओके, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर थीटा लेस देन 90 हो या थीटा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 90 हो एंड लेस देन 180 हो, तो हमें बताना है कि फ्लक्स क्या मिलेगा, किसमें पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा है और किसमें नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है। आपको ये मुझे बताना है, कमेंट में आप ये मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। अब हम यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं पहले, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी हमारी कैसी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी है स्केलर। ठीक है, और इसका हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमें क्या मिलेगा,
ई को क्या लिख सकते हो आप, ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर ई को लिख सकते हो आप, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एफ अपॉन क्यू, है ना। और ये क्या है, एरिया। इससे मतलब है इसका कोई यूनिट होगा नहीं, ठीक है। यूनिट के लिए हमें केवल इतनी चीजें चाहिए, तो इस क्या हो जाएगा, न्यूटन, और ये क्या, एरिया, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया। ओके, अब इसी यूनिट को एक और नाम देते हैं, वो नाम क्या है आपको हमें बताना है, ठीक है। जो फ्लक्स है, फ्लक्स की एक दूसरी यूनिट भी होती है, इसी का ही दूसरा नाम होता है। अब एनसीईआरटी बुक स्टडी कर लिए और बताइए इसका क्या दूसरा यूनिट होता है। ओके, अब डायमेंशन की अगर हम बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसके लिए डायमेंशन लिखेंगे तो सबसे पहले फोर्स का लिख लेते हैं, एम एल टी माइनस टू हो गया। और ये क्या है, ये हो गया चार्ज, तो इसके लिए क्या हो गया, ए टी। और ये हमारे पास एरिया है, एल टू हो गया। तो सबको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिला, एम, ओके, एल थ्री हो गया, और फिर टी यहाँ पे जाएगा तो ये टी माइनस थ्री हो गया, और ए इनवर्स मिल गया, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हमें मिल रहा है इसका डायमेंशन, ठीक है।